हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज़ योर प्यारा सा चैनल डिफेंस डॉक्टर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो कि बहुत ईजी और बहुत ही स्कोरिंग है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अर्नस्ट मेयर के बारे में, जिन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ दिया और जिनको एक टाइटल दिया गया था डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो बेसिकली यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो 5 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ नॉन डिफाइनिंग है और कुछ डिफाइनिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग करेक्टर है क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाए कि ये कूड़े का ढेर है और उसके ऊपर हम और जमा करते जाएँ तो उसमें भी ग्रोथ होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो जो कूड़े का ढेर है वो लिविंग है। इसलिए ग्रोथ को एक नॉन डिफाइनिंग करेक्टर में रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की होती है, सेक्शुअल और असेक्शुअल, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स और इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स जो इसके हैं वो बडिंग यीस्ट एंड हाइड्रा, रीजनरेशन प्लेनेरिया, फ्रेगमेंटेशन फंगाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। और कुछ ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे कि म्यूल्स, स्टेराइल, वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमंस। लेकिन ये जो कुछ ऐसे हैं ये हैं तो लिविंग ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो नॉन लिविंग है। इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी एक डिफाइनिंग करेक्टर नहीं माना गया। अगला करेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। इसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ बॉडी, ये एक की पॉइंट है कि सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा करेक्टर है जिन्हें नॉन लिविंग थिंग्स शो नहीं कर सकती, लेकिन सारी लिविंग थिंग्स शो कर सकती हैं। तो अगला है इन विट्रो। तो इसमें आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते हैं वो लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग होते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में जो रिएक्शन हो रही है उसको हम एक लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं, उसको हम लिविंग थिंग या लिविंग बीइंग का नाम नहीं दे सकते। तो टेस्ट ट्यूब में सिर्फ 2 से 3 रिएक्शंस होती हैं और इसलिए हमने पढ़ा है कि सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। इसलिए टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है उसको हम एक तरीके से लिविंग थिंग नहीं कह सकते, लिविंग बीइंग नहीं कह सकते, लेकिन जिस टाइम वो तैयार हो रहता है उसको हम एक लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 2 से 3 रिएक्शंस होती हैं। इसलिए मेटाबॉलिज्म को एक करेक्टरिस्टिक फीचर रखा गया, एक डिफाइनिंग करेक्टर रखा गया क्योंकि वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में हो सकती है। इसके बाद अगला आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो सेल्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, मल्टी सेलुलर सेल्स एंड यूनिसेलुलर सेल्स। और सेल क्या है? एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसलिए हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी एक डिफाइनिंग करेक्टर के अंडर में रखा गया है। उसके बाद आता है कॉन्शियसनेस। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब कॉन्शियसनेस शो करते हैं। एनवायरनमेंट को सेंस करना और उस पर रिस्पॉन्ड करना, दैट इज़ कॉन्शियसनेस। तो अगर आप सोचते हैं कि प्लांट भी क्या फील करते हैं कॉन्शियसनेस, क्या शो करते हैं कॉन्शियसनेस, तो डॉक्टर साहब हाँ, प्लांट्स भी करते हैं। आपने सनफ्लावर सुना होगा, तो सनफ्लावर्स हमेशा सन के डायरेक्शन में चलता है, तो वो बाहर के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग करेक्टर है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस की। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस में अगर हम देखा जाए तो उसमें जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई पेट है तो वो कभी शीशे के सामने खड़ा होकर ये नहीं कहेगा कि हाय आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। तो ये सिर्फ इंसानों में ही होती है। और इंसानों में भी ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है, जैसे कि कोमा पेशेंट जिनका ब्रेन डेड केस है, तो वो कोमा पेशेंट्स जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट को फील ही नहीं कर सकते, तो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग करेक्टर नहीं है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले बात करेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो कि कार्लस लिनस ने दिया गया है। तो कार्लस लिनस का नाम इस चैप्टर में काफ़ी बार आएगा और काफ़ी क्वेश्चंस में आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन की सीरीज़ आपके पास दी जाएगी उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस होंगे। तो कार्लस लिनस ने क्या किया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, प्लांटे एंड एनिमिलिया। और उन्होंने 2 बुक्स भी दी, सिस्टमा नेचुरा एंड स्पीशीज़ प्लांटरम। सिस्टमा नेचुरा 1758 एंड स्पीशीज़ प्लांटरम इन 1753। और इन दोनों के ऊपर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम बात करते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की। इनमें आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने होंगे साइंटिस्ट के। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हेइकल ने, जिन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम डाला उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं 4th किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो कॉपलैंड ने दिया, और उसमें उन्होंने सब मोनेरा को डाला। और मोनेरा के एम से आप याद रख सकते हैं कि मोनेरा में सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स थे, तो मोनेरा में सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को डाला। इसके बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आर.एच. विक्टेटर ने दिया था, जिन्होंने फंजाई उसमें डाला था। तो ये आपके लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिससे आप देख सकते हैं कि कैसे चीज़ों को डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आए, जिनमें ऑल प्रोकैरियोट्स अंडर मोनेरा के अंडर जितने प्रोकैरियोट्स थे वो सब इसमें आए। यूकैरियोट्स यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, इसमें किंगडम प्रोटिस्टा को डाला गया यूनिसेल्युलर में, और मल्टीसेल्युलर में प्लांट्स को डाला गया, एनिमल्स को डाला गया और फंजाई को डाला गया। इसके बाद मल्टीसेल्स के बाद ये यहाँ पे डिवाइड होते हैं ऑल मल्टीसेल्ड और मल्टीसेल्ड हेटेरोट्रॉफ। तो इसमें
मल्टी सेल जो होते हैं उनमें सब में ऑटोट्रॉफ्स आर प्लेस्ड अंडर प्लांटे, और मल्टी सेल्ड हेटेरोट्रॉफ में एनिमल और फंजाई को डाला गया। इसके बाद भी ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ, सेल वॉल प्रेजेंट किन में है और सेल वॉल एब्सेंट किन में है। तो फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट थी और एनिमल्स में नहीं थी। इसके बाद एक बहुत अच्छा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, डेटा नीड फॉर हर्बेरियम। वो आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और उनमें से एक गलत ऑप्शन दे देंगे कि उसमें हर्बेरियम में क्या क्या नहीं चाहिए होता। तो इसको याद करने की एक सबसे अच्छी ट्रिक है, आप सबको ABCD आती है तो इसमें आप याद कर सकते हैं। ए को हम हटा देंगे, BCDEFPL, 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 B फॉर बोटानिकल नेम, C फॉर कलेक्टर नेम, D फॉर डेट ऑफ कलेक्शन, E फॉर इंग्लिश नेम, F फॉर फैमिली नेम, P फॉर प्लेस ऑफ कलेक्शन एंड L फॉर लोकल नेम। इसके बाद ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होता है, इंटरनल जो ग्रोथ होती है जो कि सिर्फ लिविंग्स में हो सकती है, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है एक्सटर्नल में जो एक्सटर्नली होती है और सिर्फ नॉन लिविंग्स में होती है। तो जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, अल्कोहल जो कि इथाइल अल्कोहल होती है। और इन सबको याद करने के लिए आप ये कर सकते हैं FA&A। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट NCERT एक लाइन आती है, हम सब सुनते हैं कि NCERT से पेपर आता है, NCERT से पेपर आता है। तो हर्बेरिया से रिलेटेड NCERT की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टेक्सोनॉमी स्टोर्स ओनली प्लांट स्पेसिमेंस। तो ये लाइन को आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं की क्या है, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड कि helps in identification of organisms based on similarities and dissimilarities, and keys are generally analytical in nature। keys जो है generally analytical होती हैं नेचर में। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरा की। फ्लोरा क्या है, इंडेक्स ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनली प्लांट्स ऑफ एन एरिया। इसके बाद एक 4 नंबर का क्वेश्चन जो आपका सही होने से बच सकता है। आपने जितनी भी सारी फुल फॉर्म्स देखी होंगी, ICBN, ICZN, इन सब में हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, लेकिन नहीं, वो गलत है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ये नीट में सही माना जाता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो गलती से भी आप 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल भी चूज़ मत करके आइएगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आता है टेक्सोनॉमी। टेक्सो मीन्स अरेंजमेंट और नॉमी मीन्स लॉज। तो लॉज का अरेंजमेंट, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशंस। तो इसमें जो स्टेप्स होते हैं वो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एफिनिटीज़। स्टडी ऑफ एफिनिटीज़ क्या है, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इसके बाद अगर हम ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हम साइंटिफिक नेम्स लिखते हैं तो उनमें हम ध्यान रखें कि फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और सेकंड जो होगा वो स्मॉल से होगा। और फर्स्ट जो होता है उसको हम जेनेरिक नेम बोलते हैं और दूसरा होता है स्पीशीज़ नेम। तो जेनेरिक एंड स्पीशीज़, इसके ऊपर भी कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और उसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है। तो कभी दोनों कैपिटल दे दिए जाते हैं, कभी दोनों स्मॉल दे दिए जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन होगा और अगर प्रिंटेड है तो वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। इसके बाद आता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ईच रैंक और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट आता है, इसमें आपको इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने तो नॉर्मली ऐसे याद किया हुआ है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। आप इसको कई बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दिन में 2 बार भी अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। और अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो जैसे सीता, गीता, फीता और छोटी ने पकाया खाना, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे वो पूछ लेते हैं कि जीनस के बारे में पूछ लेंगे तो इसमें आपको चूज़ करना होगा कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विद कॉमन कैरेक्टर्स। और अगर ऑर्डर के बारे में पूछ लिया कि ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़। अगर क्लास के बारे में पूछ लिया, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। तो इस तरीके से इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये जो एरो डिस्क्राइब क्या करता है, ये एरो दिखाता है दिस एरो मीन्स नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेज। अगर ये जितना ऊपर की तरफ जाता जा रहा है तो जितने भी कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स आप स्पीशीज़ में देखेंगे, उससे कम जीनस, उससे कम फैमिली, उससे कम, ऐसे 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 चलता रहेगा। इसके बाद आता है टेक्सोनॉमिकल एड। आर्टिकल हेल्पफुल इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की, तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स एंड म्यूजियम्स। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हर्बेरियम है। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड एंड ऑन शीट्स।
शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? दिस इज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, क्योंकि NCERT के एक लाइन में से दिया हुआ है कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। उसके बाद हम आते हैं साइज ऑफ हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट का साइज 11.5 इंटू 16.5 इंचेस, हॉरिजॉन्टली 11.5 एंड वर्टिकली 16.5। ये इंचज़ में दिया हुआ है, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंटीमीटर्स में भी पूछ सकते हैं, तो मैंने सेंटीमीटर्स में भी लिख दिया है 28.7 इंटू 41.2। इसको आप दिन में 3-4 बार पढ़ेंगे और लगातार 21 दिन तक पढ़ेंगे तो आपको ये ज़रूर याद हो जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जगहें आती हैं, जैसे बोटानिकल गार्डन्स, कलेक्शन ऑफ वेरियस लिविंग प्लांट्स स्पीशीज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ गार्डन। तो रॉयल बोटानिकल गार्डन कहाँ है? क्यू इंग्लैंड में। रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में। आपने हम साथ 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 मूवी देखी होगी, तो उसमें आपने एक गाना सुना होगा, मेरे हिवड़े में नाचे मोर, तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं, हावड़ा हिवड़े, हावड़ा हिवड़े। तो इससे आप याद कर सकते हैं नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ में। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन की सीरीज़ आने वाली है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। 90 क्वेश्चन हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे नीट के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।